हेडिंग लगाइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि संवहन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। हेडिंग लगाइए, इसको हम मिटाते हैं। अपवाह वेग क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो अपवाह वेग बाबू हेडिंग पहले लगाइए, उसके बाद हम समझाते हैं। आप सारा नाम लिखिएगा क्या क्या, तो संवहन वेग, अपवाह वेग और अनुगमन वेग। ठीक, अनुगमन वेग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन हम एक ही लिखेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट, देखिए जो पुराने लड़के हम जानते हैं क्या, हम एक ही लिख रहे हैं, मस्कतिया बड़ी, इसीलिए हम एक ही लिख रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। आप सारा लिखिए, संवहन वेग, अनुगमन वेग, अपवाह वेग, ये तीनों आप लिख सकते हैं। देखिए ये संवहन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग है क्या, इसको VD से दर्शाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को गति कराया जाता है, मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है ना, निश्चित दिशा में जो वेग होता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है अनुगमन वेग VD। जैसे हम बैटरी से जुड़े इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में इधर गति करने लगा था कि नहीं, तो जिस वेग से वो गति कर रहा है ना, उसी वेग को हम क्या बोल रहे हैं, अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित वेग के साथ निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के इसी वेग को हम क्या बोलते हैं, संवहन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जब किसी चालक को, इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, जब किसी चालक को, अभी हम इसका फार्मूला भी डिराइव करेंगे, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित वेग के साथ, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में निश्चित वेग के साथ, हमारा राइटिंग तो सही नहीं है लेकिन आप सही राइटिंग से लिखिएगा, निश्चित वेग के साथ गति करने लगते हैं। इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसी वेग को अनुगमन वेग या संवहन वेग कहते हैं। ठीक, इसे किससे दर्शाते हैं, तो इसे भी और छोटा सा स्मॉल डी, नीचे स्मॉल डी लिख दिया जाता है, VD से, अभी तो आपको मार्कर ही नहीं दिखेगा, दर्शाते हैं। अभी हम मार्कर में स्याही भरेंगे भी नहीं, अभी आपको देखिए हम ब्लैक से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बहुत कंजूस हैं। देखिए कंजूस नहीं है, उसकतिया हैं, वैसे स्याही पास ही में है, भर नहीं सकते हैं। ये क्या है, तो ये है आपका चालक तार। हम मान लेते हैं, क्या क्या मानते हैं पहले देखिए, हम मानते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पे विद्युत क्षेत्र के कारण मान लीजिए कोई बैटरी से इसको जोड़ दिया, इस तार को बैटरी से जोड़ दिया, इधर माइनस इधर प्लस, इधर प्लस है, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा लगी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट दिशा में ये इलेक्ट्रॉन पे बल लगता है, जिससे ये क्या होता है, जिससे ये गति करने लगता है। हमको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F/Q, F/Q, ये हमको मालूम है, पहले से मालूम था, पहले चैप्टर में हम बताए थे। हम कहे कि अगर फोर्स निकालना हो, फोर्स, तो हम यहाँ से विद्युत क्षेत्र के टर्म में फोर्स निकाल सकते हैं, F बराबर Q इंटू E, ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे आवेश का मान कितना है, आवेश का मान है E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस में होता है, और इसको हम E से दर्शा देते हैं, E से सिंपल,
मान लीजिए इतना बड़ा संख्या लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, इसी को हम ई से दर्शा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि आवेश का मान ई है। एक इलेक्ट्रॉन पे हम लगने वाला बल निकाल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे विद्युत क्षेत्र की अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, लेकिन ये गति क्यों कर रहा है? इस पे फोर्स लगा है, बल लगा है। कितना बल लगा है? तो Q इंटू ई। आवेश का मान कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई मान लिए, और ई बड़ा ई यानी विद्युत क्षेत्र, Q इंटू ई। Q ये छोटा वाला आवेश है और ई जो है विद्युत क्षेत्र है। तो Q इंटू ई इस पे फोर्स लगा। तो हमको मालूम चला यहाँ पे कि F बराबर हो गया E इंटू ई। कहाँ से हुआ? तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा F बराबर Q इंटू ई होता है, यहीं से हुआ। हमको एक समीकरण मालूम चला, एक समीकरण। फिर हम दूसरा समीकरण बनाए, हम देखे कि न्यूटन चचा एक नियम दिए थे। कहे कि देखो हमको एक मालूम है, 9th में पढ़े थे, कभी कभार पढ़े थे कि एगो न्यूटन चचा नियम दिए थे, बल और त्वरण में संबंध दिए थे, F बराबर m इंटू ए। ये क्या है? त्वरण है, हमको मालूम था पहले से। हम कहे कि अगर हमको ये समीकरण 2 मान लें न्यूटन चचा के नियम से, ये m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, और ए क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। हमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा, पहले गति नहीं कर रहा था, गति इधर उधर कर रहा था, त्वरित होगा, मतलब उसमें वेग भरने के लिए त्वरण आएगा, तो त्वरित होगा। त्वरण का मतलब एक्सेलरेट होगा। बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, धीरे धीरे वेग बढ़ता है, वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वेग में परिवर्तन लाएगा। पहले इधर उधर गति कर रहा था, फिर इधर गति करना होगा, तो अपना वेग परिवर्तित करेगा तो गति करेगा, तो एक्सेलरेशन आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो हमको पता चला कि मास और त्वरण से हम फोर्स निकाल सकते हैं, बराबर m है। अब समीकरण 1 और 2 से देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से तो क्या होगा? समीकरण 1 व 2 से राइट बराबर है, तो एम ए बराबर ई इंटू ई। सिंपल सा बात है, देखिएगा समीकरण को ध्यान से देखते जाइएगा, ये आता है पेपर में, हम पक्का कह रहे हैं आएगा। अब देखिए हमको मालूम है ए बराबर होता है dv बाई dt। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। यानी 1 सेकेंड में वेग में कितना परिवर्तन हुआ उसी को त्वरण। लेकिन ये त्वरण क्या हम निकाले हैं? इंस्टेंटेनियस त्वरण निकाले हैं। कहाँ से कि त्वरण बहुत ज़्यादा बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, इसलिए इंस्टेंटेनियस त्वरण निकाले हैं। ठीक, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हमको मालूम है कि ए बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं ई बटा में m। अब थोड़ा सा हम नीला मार्कर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ए बराबर हम जानते हैं कि dv बटा में dt होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं dv बटा में dt बराबर ई बाई m। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, याद रखिएगा। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, आप याद रखिएगा। हमको क्या करना है? dv निकालना है। dv को एक तरफ छोड़ते हैं। dv का मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग ही तो निकालना है, वेग को ही तो हम अनुगमन वेग बोलते हैं, यही अनुगमन वेग निकालना है। इसको एक तरफ छोड़ दीजिए, dt को इधर भेज दीजिए। थोड़ा सा लाइट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा होगा। ई बटा में m, और dt इधर गया है तो dt गुणा में हो गया। वैसे हमारा थोड़ा सा शैडो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा शैडो दिखेगा, हम थोड़ा सा ब्लैक भी दिखेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हम ऐसे कर दिए। अब हम कहते हैं हमको थोड़ा सा वेग मालूम है, थोड़ा सा वेग मालूम है, कुल वेग हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं? समाकलन करने पर क्या होता है? तो समाकलन dv बराबर ई बाई m इंटू टी, ई बाई एम इंटू डी टी है, dt। ठीक, इसका भी समाकलन, जब समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे ना। थोड़ा सा मार्कर ये पतला हो गया, फिर से हम ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि इसका वेग 0 टू vd जा रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन इधर उधर था, यानी नेट इसका वेग कितना था? 0 था। और कितना जा रहा है? vd जा रहा है, मतलब अनुगमन वेग के बराबर जा रहा है। तो v जो है इसका इलेक्ट्रॉन का वेग कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? 0 टू vd, यानी अनुगमन वेग तक वैरी कर रहा है। 0 से vd तक जा रहा है। अनुगमन वेग कितना ही हो, 10 मीटर प्रति सेकेंड, हमको नहीं मालूम है। वैसे तो ये होता है 10 का पावर माइनस 9 मीटर प्रति सेकेंड, छोड़िए, धातुओं के लिए होता है, हमको नहीं मालूम करना है। देखिए अब यहाँ पे t का लिमिट लगेगा, कितने समय में vd हुआ है? तो 0 टू t समय में vd हुआ है, 0 टू टाउ समय में। हमको मालूम है कि 0 टू टाउ समय में vd हुआ है,
टाउ क्या है? श्रांति काल है, और श्रांति काल क्या है? समय है। तो 0 से जब टाउ समय यानी एक श्रांति काल में जितना इलेक्ट्रॉन समय लेता है उतना ही समय में vd हो गया इसका वेग। हम इसका समाकलन करेंगे, dv का समाकलन भी आ जाएगा, इसका लिमिट लग जाएगा 0 to vd बराबर क्या आ गया? ई बटा में m, ई बटा में m। इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स रहता है, हम बैटरी जो लगाए हैं उसका वोल्टेज फिक्स है, धारा फिक्स है, इसलिए क्या है? विद्युत क्षेत्र भी फिक्स है। तो ई और ई दोनों फिक्स। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या? इलेक्ट्रॉन कभी 5 kg का कभी 10 kg का नहीं हो सकता है। उसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg। इतना मालूम है हमको कि इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी फिक्स है, जो विद्युत क्षेत्र लगाए हैं वो भी फिक्स है। तो फिक्स का समाकलन नहीं होता है, यानी कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, बाहर आ गया। बस dt का समाकलन होगा, और dt का समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 0 to टाउ तक होगा। 0 to टाउ समय में क्या हो रहा है? वेग vd हो रहा है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट vd माइनस 0, vd माइनस 0 बराबर में ई बटा में m। आपको दिख भी रहा है कि नहीं हमको नहीं मालूम है। और dt का समाकलन होता है t, dt का समाकलन t। अब 0 to टाउ इसका लिमिट लगा, 0 to टाउ इसका लिमिट लगा। समझ में आया? 0 to टाउ इसका लिमिट लगा। अब vd बराबर क्या हो गया? तो vd बराबर हो गया ई बटा में m, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। t का मान पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी टाउ माइनस 0। vd में से 0 बच गया है, vd बचा है, ठीक, ऐसे ध्यान रखिए। तो vd बराबर क्या हो गया? vd बराबर ई बाई एम इंटू टाउ, ई बाई एम इंटू टाउ। तो ये हमारा अनुगमन वेग का फार्मूला निकल के चला आया। यहाँ से अनुगमन वेग का फार्मूला निकल के चला आया। तो ये होता है अनुगमन वेग, vd बराबर ई बाई एम इंटू टाउ। ये अनुगमन वेग का फार्मूला है। आपको इसको सिद्ध करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, या अनुगमन वेग और धारा में संबंध जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। ठीक, तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अनुगमन वेग और धारा में संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए, धारा घनत्व कुछ भी नहीं है। धारा घनत्व का मतलब होता है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है जिसका एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है, तो 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर से जितना विद्युत धारा गुजरेगा ना, उसको क्या बोलेंगे कि ये धारा घनत्व है। धारा घनत्व का मतलब कि एकांक क्षेत्रफल से, और वो क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? जो हम तार लेते हैं उस तार का अनुप्रस्थ काट अगर देखा जाए तो मान लीजिए इतने क्षेत्रफल से देखेंगे तो तनी मनी आवेश गुजरेगा, और ही क्षेत्रफल ले लेंगे थोड़ा सा और ही आवेश, थोड़ा सा और क्षेत्रफल, थोड़ा सा और आवेश। मतलब कि इस तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब कि थोड़ा सा जितना एरिया बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, है कि नहीं? तो हम कहते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में 1 मिलीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना धारा बह रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम किस में मापते हैं? धारा में। तो कितना धारा बह रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व, यानी कि करंट डेंसिटी। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, मान लीजिए कि ए क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा आई है, ए क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा आई है, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा आई बाई ए हो जाएगी, है कि नहीं? और आई बाई ए यही क्या होता है? धारा घनत्व, जिसको हम जे से दर्शाते हैं, जे बराबर आई बाई ए। और ये जानते हैं आप कि क्षेत्रफल को सदिश बनाया जाता है, क्षेत्रफल को सदिश बनाया जाता है। तो अगर मान लीजिए कहीं ऐसे, तो मान लीजिए एक तार था और तार से धारा ऐसे गुजर रही थी, आई इधर था और क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही था, तो कोई दिक्कत नहीं था। अब मान लीजिए कहीं हो गया कि तार ऐसे है, तार थोड़ा सा तिरछा है, तिरछा कटा हुआ है, ऐसे क्षेत्रफल है इसका, और धारा इधर बह रही है, क्षेत्रफल इधर है, तो हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल सदिश इधर है और धारा इधर बह रही है। धारा की वजह से तो दिशा होती नहीं, तो हम क्षेत्रफल को धारा की दिशा में करेंगे, क्षेत्रफल सदिश को धारा की दिशा में करेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे? ये मान लीजिए थीटा है, तो थीटा के साथ वाला एंगल के साथ क्या हम सदिश लेते हैं? सदिश का घटक करेंगे, तो इसका इधर घटक क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश का ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा।
हुआ कि नहीं। थीटा के साथ जो होता है उसको कॉस के साथ लिखते हैं। इसका दो घटक होगा, एक y अक्ष में, एक x अक्ष में। तो x अक्ष में जो घटक है क्षेत्रफल का, धारा की दिशा में क्षेत्रफल के घटक को लेते हैं। यहाँ पे सीधा था तो पूरा क्षेत्रफल ही धारा के दिशा में था, यहाँ पे क्षेत्रफल तिरछा हो गया है, इसलिए इस क्षेत्रफल को टेढ़ करेंगे थोड़ा सा और उसको कहाँ ले जाएंगे, धारा की दिशा में, और इसका घटक निकाल देंगे a cos थीटा। तो अगर कहीं क्षेत्रफल तिरछा हो तब क्या आ जाता है, तब इसको लिख सकते हैं j बराबर I बाई a cos थीटा, a cos थीटा। ये वैसे मेन फार्मूला है। यहाँ पे थीटा कितना है, तो थीटा 0 है, और 0 थीटा का मान 0 यानी 1 आ जाएगा cos का मान, तो I बाई a हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया धारा घनत्व। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक इसका देखिए, एम्पियर धारा का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यही इसका मात्रक है। और ये जो J है ये सदिश राशि है, धारा घनत्व सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है, सदिश राशि है, इसलिए धारा घनत्व भी सदिश राशि है। और इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं I बराबर J और डॉट ए, J डॉट ए, ऐसे लिख सकते हैं J a cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से लिख सकते हैं I बराबर a इंटू कॉस थीटा को इधर गुणा कर देते हैं, a इंटू कॉस थीटा को इधर गुणा कर देते हैं J के साथ। तो I बराबर J डॉट a cos थीटा। और अगर कहीं लिखा हुआ होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो इसको हम लिखते हैं a b cos थीटा, a b cos थीटा। तो इसी टाइप का यहाँ पे कहीं दिख रहा है J a cos थीटा। तो यहाँ पे क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था, इसलिए ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, जे वेक्टर और डॉट ए वेक्टर होगा तो जे ए कॉस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब हमको पता है कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक अदिश होता है। तो यहाँ इस फार्मूले से हम धारा को अदिश प्रूफ भी कर दिए। धारा क्या है, I बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, धारा घनत्व गुणित क्षेत्रफल सदिश। अब ये दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है। जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या आता है, एक अदिश आता है, अदिश राशि हमको धारा मिल गई। समझ में आया। तो यही है हमारा धारा घनत्व, और धारा को हम यहाँ पे क्या कर दिए, अदिश प्रूफ कर दिए। ये धारा घनत्व का ये फार्मूला है J बराबर I बाई ए, यही ज़्यादा यूज होता है, ये कम यूज होता है। J बराबर I बाई ए cos थीटा, ये कम यूज होता है। तो क्या लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। यह क्या है, सदिश राशि है, ठीक। ये बस इसमें इतना ही लिखना है। देखिए अब आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हम पढ़ेंगे, अब हेडिंग लगाइए आप, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और किरचॉफ का नियम भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए, क्या, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। क्या हेडिंग लगाएंगे, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ओम के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओम का नियम भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। देखिए हेडिंग लगाइए, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा क्या है, तो I और किस में संबंध निकालना है, I बिटवीन, ऐसे तो अंग्रेजी हमको कम ही आता है लेकिन लिख देते हैं I बिटवीन VD, यानी कि VD और I के बीच में संबंध हमको निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए हमको एक फार्मूला मालूम है, I बराबर क्या होता है, Q बटा में T, आवेश बटा समय। ये अभी हम निकालें एक फार्मूला, अभी हम समझे थे, धारा तो हमको समझ में आया था। अगर हमको कहीं से Q मालूम चल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, धारा निकाल लेंगे। देखिए हम अब VD को Q के पदों में बदलते हैं। देखिए कैसे बदलेंगे। अब मान लीजिए इसके लिए तो हमको चालक तार बनाना पड़ेगा, कहाँ, जिससे कि तभी हम VD को समझ पाएंगे, अनुगमन वेग को तभी समझ पाएंगे। तो हम ये चालक तार बना लिए, समझ रहे हैं कि नहीं, ये चालक तार है कोई। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है इसमें,
इलेक्ट्रॉन है इसमें जो कि इधर गति कर रहे हैं, इधर गति कर रहे हैं, इधर गति कर रहे हैं। किस वेग से गति कर रहे हैं? तो vd वेग से गति कर रहे हैं। हम मान लेते हैं चालक की लंबाई क्या लिए हैं? हम l लिए हैं, l लंबाई का कोई चालक तार ले लिए हैं, l लंबाई का कोई तार ले लिए हैं। तार समझते हैं? नहीं, तार है, चालक है, समझ में आया? तो ये l लंबाई का चालक तार ले लिए हैं। अब तार जो है इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है? तो ये a है, a है, इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं a है। हम मान लेते हैं कि इस तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, आवारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहाँ पे लिखिएगा माना एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बाबू? हम मान लेते हैं n है, हमको नहीं मालूम है कितना है। हम जानते हैं एकांक आयतन का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, ऐसे डब्बा। इतना हम आयतन इस तार के अंदर कहीं काटे थे बीच में, हमको मालूम चला कि इसमें n इलेक्ट्रॉन है। हमको नहीं मालूम है कितना इलेक्ट्रॉन है, मान लिए n इलेक्ट्रॉन है। तो हम माने कि इस तार के एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बाबू? n इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे कि हम t समय बाद देखते हैं कि इस क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर गए। तो इस क्षेत्रफल से t समय बाद जितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वही आवेश होगा, है कि नहीं? तो हम वहाँ से आवेश निकाल सकते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि t समय में हम क्या निकालते हैं? ये कितना इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्रफल a से गुजर गया। अगर हमको ये निकालना है, तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। हम पहले समझते हैं कि t समय में कितना आयतन का इलेक्ट्रॉन पार कर गया। इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है कि नहीं गति कर रहा है? अब गति कर रहा है तो मान लीजिए इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में यहाँ पे चला आया, फिर अगले सेकेंड में यही इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर अगले सेकेंड में यही इलेक्ट्रॉन आ गए। वही हम कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कितने आयतन का इलेक्ट्रॉन t समय में इतना आगे चला गया, इस क्षेत्रफल से कितना आयतन का इलेक्ट्रॉन गुजर गया। हमको यही समझना है। देखिए, हमको क्या करना है? t समय में इस क्षेत्रफल से, उस पूरे क्षेत्रफल से गुजरे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन पर हमको आवेश मालूम है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। वहाँ से हम निकाल लेंगे। अगर संख्या मालूम है तो Q बराबर क्या होता है? n। यहाँ से हम निकाल लेंगे आवेश की मात्रा। तो हम कहते हैं कि t समय में हमको आवेश की मात्रा चाहिए। तो t समय में इस क्षेत्रफल से कितना आवेश गुजरा है ये मालूम चलना चाहिए। और आवेश मालूम करने के लिए हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं। तो देखो बाबू, इसको हम कैसे मालूम करेंगे? हमको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय। ये कहाँ पढ़े थे बाबू? नर्सरी में तो नहीं था, ये 9th क्लास में था। 9th क्लास में हम पढ़े थे, समझे थे कि नहीं? अगर आप नहीं पढ़े होंगे, कुछ और कर रहे होंगे तो भाई दिक्कत वाली बात है। देखिए, अगर हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है कि कितने दूर इलेक्ट्रॉन चले गए। क्या निकालना है? दूरी निकालना है कि इलेक्ट्रॉन कितने दूर चलेगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं दूरी? समझिए, हम दूरी क्यों निकाल रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कितना दूर चलेगा। अगर हम ये दूरी निकाल लेते हैं मतलब हमको लंबाई मालूम चल जाएगा। आयतन का, इस तार का कितने आयतन का इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो कितने लंबाई के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए हैं, इस क्षेत्रफल से गुजर गए हैं, वो हमको लंबाई मालूम चल जाएगा, है कि नहीं? इससे अगर लंबाई मालूम चल गया और क्षेत्रफल मालूम चल गया तो आयतन भी मालूम चल जाएगा। अगर आयतन मालूम चल जाएगा तो हमको मालूम है कि एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो उस आयतन में n से गुणा कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, हमको मालूम है कि एक डब्बा में 50 गो मिठाई, हम कहे कि 10 डब्बा में कितना मिठाई? तो 500 मिठाई। गुणा कर दिए 10 × 50, वही ना किए। तो हमको मालूम है कि एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो t समय में जितना आयतन इलेक्ट्रॉन घसकेंगे, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो घसकेंगे। t समय में जितना आयतन के इलेक्ट्रॉन एक क्षेत्रफल से गुजर जाएंगे, वो जो आयतन में रहेंगे वही तो गुजरेंगे। तो हमको मालूम करना है कि इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, मालूम करना है। जितने थे वही गुजरेंगे,
सिंपल सा बात है। तो देखो अगर हमको लंबाई मालूम चल जाए तो क्षेत्रफल मालूम है, हमको मालूम है कि आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। बेलन का आयतन क्या होता है, हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। अब देखिए पाई आर स्क्वायर ये क्या है, तो ये है सर्किल का एरिया है, ये क्षेत्रफल है, तो हम इस क्षेत्रफल को सीधा ए मान लिए हैं, पाई स्क्वायर नहीं माने हैं, पाई आर स्क्वायर नहीं माने। और एच क्या है, तो बेलन की हाइट यानी लंबाई। तो अगर हमको ये दोनों चीज़ें मालूम चल जाए तो हम आयतन निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं कि टी समय में इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी बाबू, चाल कितना है, तो चाल हमको मालूम है VD, चाल गुणे समय होता है, और कितने समय में, T समय में, तो VD इंटू T, इसको हम सीधा VDT लिख दे रहे हैं, VDT। अतः क्या लिखेंगे कि T समय में ये क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी बाबू, टी समय में एक क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, आयतन, जितना आयतन में रहेंगे उतना ही। तो हमको मालूम करना है कितना आयतन है। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन का मतलब 1 मीटर स्क्वायर में n इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10। हम कहें कि 10 मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो 10 10 में 100। वैसे ही हम कह रहे हैं कि टी समय में जितना आयतन का इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमको वही मालूम करना है। तो आयतन पहले मालूम चल जाए तब तो मालूम चलेगा। तो देखिए हम आयतन निकालते हैं, आयतन क्या होगा, तो ये हमको मालूम है कि लंबाई कितना हमको मिला है, VD इंटू टी, अभी निकाले हैं ना, इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी VD इंटू टी, और ये क्षेत्रफल। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A इंटू VD इंटू टी, ये हमारा आयतन मालूम चल गया। AVDT ये मालूम चल गया आयतन, कितना आयतन के इलेक्ट्रॉन एक क्षेत्रफल से गुजरे हैं, तो इतने आयतन के इलेक्ट्रॉन एक क्षेत्रफल से गुजरे। हमको मालूम है एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो n से गुणा कर दीजिए, NAVD इंटू टी। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो कि टी समय में गुजरे हैं, टी समय में इलेक्ट्रॉन जो गुजरे हैं उनकी संख्या है। अगर हमको संख्या n मालूम चल जाता है तो हमको मालूम है Q बराबर NE, Q बराबर NE, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अतः टी समय में ये क्षेत्रफल से गुजरे आवेश की मात्रा क्या हो गई बाबू, हम L यहाँ से मिटा देते हैं, L तो हम यहाँ पे निकालें VD इंटू टी, ठीक। तो गुजरे आवेश की मात्रा क्या होगी, तो हमको मालूम है क्या, अगर इस n, ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें, ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। Q बराबर NE होता है ना, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैसे ये पूरा इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकालें। हमको मालूम था कि एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, इसलिए AVD इंटू टी आयतन में n इंटू AVD इंटू टी इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, जैसे बोल रहे हैं एक डब्बा में 10 गो मिठाई, 10 गो में कितना, 100, वैसे ही कह रहे हैं कि एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो AVDT आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन, n से गुणा, खत्म बात, वही किए हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम E से गुणा कर दें, NE है ना, तो E से अगर गुणा कर दें, और ये पूरा n है, ये पूरा n है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो क्या लिख सकते हैं, NAVDT, और गुणा किससे है, तो E से यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसको हम सीधा इसे लिख सकते हैं, NE को यहाँ पे लिख दीजिए, NEAVD और T। समझ में आया, NEAVDT। हमको मालूम है बाबू I बराबर, लिखिएगा, चूंकि I बराबर Q बटा में T, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर आवेश, ये हमको मालूम चल गया, NEAVD इंटू टी, और बटा में T, T से T मर गई ना, ठीक ना। अब भाई बचा, क्या बच गया बाबू,
I बराबर NEA VD। VD क्या है? अनुगमन वेग है। अब देखिए अनुगमन वेग के पदों में धारा का समीकरण आ गया। तो यही क्या है? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध है, यही इनका रिलेशन है। बहुत अच्छा रिलेशन है, समझ में आया? ये हर जगह पूछा जाता है। कहीं कहीं पूछ दिया जाएगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो हमको मालूम है धारा घनत्व I/A होता है, I/A बराबर होता है J। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? I/A, लेकिन एक तरफ A से भाग देंगे तो दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में कोई अंतर ना आए। तो दोनों तरफ A से भाग दे दी। दोनों तरफ A से भाग देने पे A मर जाएगा, इधर का I/A इधर का क्या बन जाएगा? J बन जाएगा। और J बराबर क्या होता है? NEVD। तो ये दोनों रिलेशन आपको रखना पड़ेगा याद, जैसे अपना रिलेशन रखते हैं आप याद। समझ में आया? ठीक। तो इन दोनों रिलेशन को याद रखना पड़ेगा। ये रिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अगर ये निकल गया तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध तो ऐसे ही निकल जाएगा। ये अगर आपको समझ में आया है तो आशा है कि समझ में आ गया होगा।